हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपको पता है कि एक वेक्टर में अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके दो पार्ट होते हैं बेटा। पहला मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और दूसरा होता है इसका डायरेक्शन। चलिए, तो जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या करता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। कौन सी लेंथ, जो हम एक स्केल के द्वारा जो हमने सपोज की है उससे उस स्केल की जो लेंथ आ रही है उसके ये प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन कौन बताता भाई, हेड बताता है। हेड जो रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, हेड आता है, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके का ये वेक्टर होता है। अगर ये इधर की तरफ है, ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ये चीज क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और इसकी ये लेंथ है, ये क्या बता रही है, इसका मॉडुलस बता रही है। क्या बता रही है, मॉडुलस। चलिए, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए जरा। अगर ये वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर क्या करते हैं हम बेटा, एक साइन लगा देते हैं, एक साइन, ये तीर का एरो लगा देते हैं। और इसको अगर हम डिब्बे में बंद कर दें, जैसे ही आपने इसको डिब्बे में बंद किया तो यानी कि अपन लोग इसके केवल मॉडुलस की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन से कुछ नहीं। और इसको छोटे अंग्रेजी के अक्षरों से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर बी वेक्टर है, ये डायरेक्शन से है, तो इसको जैसे ही डिब्बे में करा है, बाहर कौन निकलेगा, केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड। तो ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो एक वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए ये वेक्टर है तो क्या आएगा, पहले इसका मॉडुलस आएगा, ठीक है, और फिर यहां पर इसका डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अब आप क्लियर हो गए हैं। चलिए, तो हम समझते हैं पहले इक्वल वेक्टर्स के बारे में। इक्वल वेक्टर्स को समझिए। इक्वल वेक्टर्स में दो पॉइंट आपको केवल याद रखने हैं। क्या, एक तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, यानी कि इनकी लंबाई जो लेंथ में रिप्रेजेंटेशन आएगा वो सेम आएगा, और इनका सेम डायरेक्शन आएगा। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और अगर इसकी कोई वेक्टर इक्वल है तो क्या होगा, वो वेक्टर ऐसा इसकी मॉडुलस के बराबर आएगा। और क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया लेकिन इसको आप माइंड मत करें, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती है, इसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो, ठीक है ना। ये शक्ल ऐसे भी हो सकती है, बट कंडीशन वही है कि ए इक्वल टू बी और डायरेक्शन क्या है, इनका सेम है। इक्वल वेक्टर्स को जानने के बाद हम पढ़ेंगे अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, क्या अपोजिट होता है इसमें, माइंडेड, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन अपोजिट होता है। और मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, इनका इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। देख लीजिए इनको, इसका ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है। अगर एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई डिफर कर रहा है तो वो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, तो ये अनइक्वल वेक्टर है। और ये अपोजिट इस वजह से है, अनइक्वल तो है ही है, अपोजिट इस वजह से इनका डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब यहां पर आप देखिए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर और बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। माइनस किसी भी वेक्टर के आगे यदि आता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता, बस क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। वो केवल उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, टू और मोर देन टू वेक्टर जो पैरेलल है, ठीक है ना। और इनके बीच का जो एंगल होता है ये हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। टू और मोर देन टू पैरेलल वेक्टर, यानी कि जो पैरेलल है एक दूसरे से, जिनका डिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। चलिए देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों पैरेलल वेक्टर है। यहां पर आप एक चीज माइंड करिए कि ए बी और सी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, बट ये पैरेलल रहेंगे, यानी कि डायरेक्शन इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए ये देखिए, ई और एफ वेक्टर पैरेलल है, बट ए और एफ इज नॉट पैरेलल। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड बी पैरेलल टू सी वेक्टर, ठीक है ना।
बट ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू ई वेक्टर। समझ आ गया है ना। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि पैरेलल होंगे और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। चलिए एंटी पैरेलल की तरफ चलता है। एंटी पैरेलल वेक्टर, देखिए इसमें धोखा मत खाइएगा। बात ये है कि दो या दो से अधिक ये पैरेलल भी एक दूसरे, ये वेक्टर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे 110%। ओके, क्या इसमें एंटी होने जा रहा है, इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इनका एंगल कितना आता है, 180। अब हम पैरेलल और एंटी पैरेलल में, पैरेलल में क्या था 0 डिग्री एंगल था, इसमें क्या है 180। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। एक वेक्टर ये है ए, ठीक है ना, और इसी पर दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। और ये पैरेलल है, इनके बीच में क्या बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। एंटी पैरेलल में अगर एक ये इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर कितने का है, 180 का है। और ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, ये कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स लाइंग इन अ सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। वो वेक्टर जो एक लाइन बना रहे हो, वो सभी वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक लाइन में आ रहे हो, वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। समझ लीजिए ए और बी ये क्या है, एक ही लाइन में, ये कोलिनियर वेक्टर हो गया। यहाँ पर देखिए इनका डायरेक्शन अपोजिट है, बट ये क्या कर रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी देखिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो सी डी और ई कोलिनियर वेक्टर है, ऊपर ए और बी कोलिनियर वेक्टर है, बिकॉज दे आर लाइंग इन द सेम लाइन। ओके, वेक्टर्स लाइंग इन अ सेम प्लेन, वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। समझिए इसको, एक वेक्टर ऐसा डला हुआ है और एक वेक्टर ये ऐसे डला हुआ है, ये कैसे हैं, कोप्लेनर है। और कौन से प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है। ये काहे के हैं, बोर्ड के प्लेन में है। ये दोनों किस में है, बोर्ड के प्लेन में है। अगर हम एक को ऐसा खड़ा कर दें तो अब ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं रह गए। अगर हम दोनों को ऐसा कर दें तो ये कैसे हो गए, अब एक सेम प्लेन में आ गए, यानी कि रूफ की प्लेन में आ गए। आप ऐसे समझिए कि जब आपका कोट या चारपाई, चारपाई जब ऐसे डला होता है बेड, तो वो क्या होता है, क्या होता है भाई, वो एक प्लेन में होता है। किसके प्लेन में होता है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। और जैसे ही हम उस कोट को खड़ा कर देते हैं तो वो किस में आ जाता है, वर्टिकल प्लेन में आ जाता है। तो एक प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे ये वेक्टर्स है और ये वेक्टर है, ठीक है ना, और ये वेक्टर है, और या फिर ये वेक्टर है, बोर्ड में तुम जितने भी वेक्टर ड्रॉ कर सको, ये सब क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं। लेकिन जैसे ही आप एक वेक्टर ऐसा खड़ा कर देते हो तो ये वेक्टर इन सबसे बिल्कुल नॉन कोप्लेनर है। ठीक है ना, कोप्लेनर की बात ये हुई कि किसी भी एक प्लेन में ही वो, जैसे आपकी कॉपी है उसी में सारे वेक्टर ड्रॉ हो जा रहे हैं तो वो कोप्लेनर है। अगर कॉपी से कोई बाहर आ जा रहा है तो वो नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, चलो, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। क्या जीरो होता है इसमें, देख लीजिए, ये जीरो के अंदर क्या है, ये मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0/सन्नाटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है तो इसकी आवश्यकता क्या है, देख लीजिए क्या आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि मान लीजिए ये वेक्टर है, ए है, ठीक है ना, और इसी में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है -a वेक्टर, तो यू विल गेट 0 वेक्टर। ठीक है ना, क्या हो गया, ये 0 वेक्टर हो गया। इसका आपका मॉडुलस तो आपको पता चल गया 0 वेक्टर का, कि इसका मॉडुलस 0 होता है। वेयर इज द डायरेक्शन, हाँ नोट करो, डायरेक्शन कहाँ होता है इसका, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है कि इसका डायरेक्शन आप कहीं भी मान सकते हैं बगैर किसी कारण के, यानी कि इसका डायरेक्शन तो है, कहीं भी मान सकते हैं आप, जहां आपका मन करे। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इसकी डायरेक्शन चारों तरफ मान लें, एक बार में आप इसकी डायरेक्शन एक तरफ मान सकते हैं। सो दिस इज योर 0 वेक्टर। और समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या है, हाँ क्या है, 0 वेक्टर है। ठीक है ना, तो समझ में आया, इसका उपयोग है, ऐसा नहीं है कि 0 है तो इसका उपयोग नहीं। चलो, हम मिलाते हैं आपको एक रंगवाज वेक्टर से। ये क्या रंगवाज है भाई, ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट इसमें क्या है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 1 होता है। ठीक है,
अब ये रंगबाज क्यों है? क्योंकि ये जब रिप्रेजेंट करे जाते हैं तो इनकी खोपड़ी पर अंग्रेजों जैसा हेट होता है। रंगबाजी में फुल हेट होता है इनके ऊपर, ठीक है। अब इनकी उपयोगिता क्या है फिजिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। होता क्या है कि आपके पास जब एक आप वेक्टर लिखते हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और प्लस क्या होता है, इसी में क्या होता है आपका डायरेक्शन होता है। क्या होता है, इसी में डायरेक्शन होता है। अगर आपके पास केवल मैग्नीट्यूड है और उसको हमें किस में बदलना है, किस में बदलना है, वेक्टर में बदलना है। केवल मैग्नीट्यूड है, देखते जाना बेटा, केवल मैग्नीट्यूड है और अगर आपको इसको वेक्टर में बदलना है और वो वेक्टर की डायरेक्शन आपको लेके जाना है ए वेक्टर की तरफ या बी वेक्टर की तरफ या सी वेक्टर की तरफ, तो सिंपली इसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमने इसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये मैग्नीट्यूड किस में ट्रांसफर हो गया, ये वेक्टर में ट्रांसफर हो गया। और ये किस तरफ इसका डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकली देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ यूनिट अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर का जो रोल है बेटा, वो रोल क्या है कि किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के वेक्टर में बदलना है तो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्केलर तुरंत वेक्टर में बदल जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को, इनका बहुत काम पड़ने वाला है वेक्टर्स के आगे। थ्री डायमेंशनल यानी कि स्पेस में अगर हम देखें तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और इसमें इसके अलोंग जो आता है यूनिट वेक्टर वो आई कैप आता है, यानी कि प्लस आई कैप। बेटा देखते जाना, अगर इधर की तरफ है नेगेटिव एक्स में है तो यही हो जाता है माइनस आई कैप, है ना, और इधर की तरफ जे कैप बेटा, और यहाँ की तरफ क्या हो जाएगा के कैप। और अगर पोलर वेक्टर, इसमें बेटा एक इनिशियल पॉइंट होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा इनमें या फिर क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, फोर्स है ना। इस तरीके के वेक्टर क्या होते हैं आपके, पोलर वेक्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो बेटा साफ लिखा हुआ है, ये किस में काम में आता है, रोटेशनल मोशन में काम में आते हैं, ठीक है ना। और इनके जो डायरेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो उसकी उस रोटेशनल मोशन में जो उसकी एक्सिस होगी उसके अलोंग होगा, अपवार्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ये वहां कई सर्कमटेंसेस पर निर्भर करेगा। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, सो दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स। हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, और रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट, और मेरा तरीका सबसे अलग होगा आपको रेजोल्यूशन वेक्टर के बारे में। उसको जानने के बाद आपको हेडिंग नहीं रहेगा यार कहाँ साइन थीटा है, कहाँ कॉस थीटा है, आपको तुरंत समझ में आएगा। अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो तुरंत अपने फ्रेंड्स को बताइए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और यार एक बात तो मैं भूल ही जाता हूँ और आप लोग उसको सुनते नहीं हो यार, अपनी तरफ से करते नहीं हो। मैं सब्सक्राइब नहीं कहता तो आप लोग सब्सक्राइबर ही नहीं कह रहे हो। सब्सक्राइब करिए भैया, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना, जल्दी जल्दी से लोगों को बता के कि सब्सक्राइब करना है इसको, चैनल को। थैंक यू।